वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषामी एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। अब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि नेमिंग से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है। पॉली मीन्स मैनी, एक से ज्यादा। न्यूक्लियर मीन्स एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड्स। अब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी। Polynuclear hydrocarbons are those hydrocarbons which have more than one aromatic ring in their molecules। ठीक है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जिनमें एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन चेक करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। अब जो बेंजेनॉइड होते हैं हमारे पास वो ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग सिस्टम होता है हमारे पास, और दूसरे हमारे पास जो नॉन बेंजेनॉइड है उनमें बेंजीन रिंग सिस्टम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, अब जो अब जो हमारे पास बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हैं वो आगे फर्दर टू टाइप्स के हमारे पास, आइसोलेटेड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, फ्यूज्ड और कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेटेड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की। तो आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज in which the aromatic rings are connected either directly by single bonds or through other carbon atoms। ठीक है, जो आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे कि आइसोलेटेड मींस की दो जो रिंग होंगी वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, आइसोलेट होंगी, डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होंगी। ठीक है, जहां तो वो डायरेक्टली किसी सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगी या फिर किसी कार्बन एटम के थ्रू जो है वो अटैच होंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डाइफिनाइल है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, इसमें दो फिनाइल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, दो एरोमेटिक रिंग है हमारे पास, तो इनका नाम जो है वो क्या है हमारे पास, डाइफिनाइल। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कार्बन है सेंटर में, मिथाइल ग्रुप मिथेन होता है जो हमारे पास। मिथेन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से 2 हाइड्रोजन को 2 फिनाइल ग्रुप से हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो जब 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल मीथेन। अगर हम एक और H को हटा दें और वहां पे एक और फिनाइल ग्रुप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, कैसे कंपाउंड है हमारे पास, आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट इनमें जो है रिंग जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं है, किसी अदर स्पीशीज के थ्रू जो है वो अटैच है। ठीक है, अब जैसे जो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स है हमारे पास, उनमें हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होती। हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तो 7 है और इसमें कितनी है, 5 है ना। तो ये हमारे पास इसमें कोई भी बेंजीन, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है और ये भी बेंजीन रिंग नहीं है। नाम क्या है इसका, एजोलीन। ठीक है, नॉन बेंजेनोइड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, फ्यूज्ड और कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, दोज इन विच द रिंग्स आर फ्यूज्ड बाय शेयरिंग पेयर ऑफ ऑर्थो कार्बन एटम्स। ठीक है, अब ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, और कौन से कार्बन एटम इन्होंने आपस में शेयर करे होते हैं, ऑर्थो कार्बन एटम्स आपस में शेयर करे होते हैं। ऑर्थो पोजीशन के साथ एक दूसरे से रिंग जो है वो अटैच्ड होती है हमारे पास। अब जो फ्यूज्ड और कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो भी आगे फर्दर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जहां तो वो लीनियर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जहां तो फिर हमारे पास एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लीनियर में हमारे पास आएंगे नैप्थलीन और एंथ्रासीन, और जो एंगुलर है हमारे पास उसमें आएगा हमारे पास फिनांथ्रीन और क्राइसिन। ठीक है, अब जो नैप्थलीन है वो बेसिकली 2 बेंजीन रिंग्स में बना हुआ है। ठीक है, 2 इसमें एरोमेटिक रिंग है हमारे पास, और जो एंथ्रासीन है वो 3 रिंग से बना हुआ है और लीनियर है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी लीनियर है। फिनांथ्रीन भी 3 से ही बना है, और एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन में मेजर डिफरेंस यही है कि ये लीनियर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये हमारे पास कैसा है, एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये जो रिंग है वो एक कुछ एंगल पे जुड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं जुड़ी है, कुछ एंगल पे जुड़ी हुई है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्राइसिन है, ये भी इसमें हमारे पास 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग है हमारे पास। फ्यूज्ड और कंडेंस्ड कंपाउंड्स आर ट्रू पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो सही मायने में देखा जाए
तो जो फ्यूज्ड और कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं यही हमारे पास सही मायने में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे सिलेबस में, जो हमने सिलेबस में अपने टॉपिक करने हैं वो कौन से हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। तो एक है हमारे पास नैप्थलीन, जिसको हमने स्टडी करना है अच्छे से, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन को। इनकी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम नैप्थलीन के बारे में बात करेंगे, तो नैप्थलीन की हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उसी तरीके से फिर इसके ऊपर जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनती होंगे वो चेक करेंगे। उसी तरीके से फिर एंथ्रासीन के ऊपर प्रोसीड करेंगे, और देन फिर लास्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारे पास फिनेंथ्रीन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम नैप्थलीन से स्टार्ट करते हैं। तो नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C10H8। ठीक है, इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमारे पास 10 कार्बन एटम्स होते हैं, और कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, नैप्थलीन इज द सिंपलेस्ट फ्यूज्ड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग के ऊपर कंसिस्ट करता है। और कैसे आपस में वो जुड़ी होती है बेंजीन रिंग, ऑर्थो कार्बन एटम्स से। ठीक है, ऑर्थो कार्बन एटम्स से वो अटैच्ड होती है। अकरेंस की बात करेंगे तो ये जो है 6 to 10% जो है हमें कोल टार में मिलता है। ठीक है, कोल टार में। अब कोल टार क्या होता है हमारे पास, जब भी हम कोक या फिर कोयल गैस जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, थिक विस्कस लिक्विड होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लिक्विड हमें मिला हुआ है, तो इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं। तो इस लिक्विड में हमें 6 to 10% जो है वो नैप्थलीन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम में भी इसकी कुछ अमाउंट जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आगे अगर हम नैप्थलीन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो नैप्थलीन जो है वो एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है ये हमारे पास। ठीक है, जो नैप्थलीन है इसका जो ऑर्डर है, जो इसकी स्मेल है वो किस तरह की होती है, जो हम अपने घरों में अक्सर यूज करते हैं, फिनाइल, फिनाइल की गोलियां जो यूज करते हैं हम कीट को खत्म करने के लिए, तो उसका उसके जैसे इसकी जो स्मेल है, जो ऑर्डर है उसके जैसा होता है ये। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल है। तो पानी में तो इनसॉल्युबल ही होगा, क्योंकि पानी तो हमारे पास कैसा है, पोलर है ना। तो नैप्थलीन जो है वो हमारे पास नॉन पोलर है, जिसमें कार्बन, जो कि कार्बन की ही हमारे पास पूरा का पूरा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। और आपको पता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उनमें आपस में इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और कार्बन आपस में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे, तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा हमारे पास, नॉन पोलर होगा। और जबकि जो वाटर है हमारे पास वो कैसा होता है हमारे पास, पोलर। और हमने एक बेसिक रूल पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो पोलर होते हैं वो पोलर में ही सोल्यूबल होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। तो नैप्थलीन जो है वो वाटर में क्या है हमारे पास, इनसोल्यूबल है। और जो ये जो है सोल्यूबल किस में है हमारे पास, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है। तो बेंजीन में ये सोल्यूबल होगा, क्योंकि बेंजीन एक हमारे पास कैसी है, नॉन पोलर है। ईथर में भी सोल्युबल होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सोल्युबल होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में भी सोल्युबल होगा, एटसेट्रा। नैप्थलीन इज हाईली वोलाटाइल, ठीक है, और सब्लाइम रेडली ऑन हीटिंग। तो आपको पता है कि जब आपने नैप्थलीन की बॉल्स जो अपने घर में रखी होती हैं, तो आप वहां पे चेक करते होंगे कि जो बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फेस में चले जाती है। उसकी डायरेक्टली क्या होती है, सब्लिमेशन होती है, वो लिक्विड फेस में आती ही नहीं है ना। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्लोली स्लोली क्या होती है, सब्लाइम्स होती है। ठीक है, तो इसलिए हाईली वोलेटाइल है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ नैप्थलीन, अगर हम नैप्थलीन की नोमेनक्लेचर की बात करें, द कार्बन एटम इन नैप्थलीन मॉलिक्यूल आर आइदर नंबर्ड और डिजाइनेटेड। ठीक है, तो जो जहां तो हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर इनकी हमने डिजाइनेशन बनाई हुई है। ठीक है, इसमें से कुछ पोजीशन हमारे पास अल्फा पोजीशन होंगी और कुछ पोजीशन हमारे पास बीटा पोजीशन होंगी। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसको बेंजीन रिंग के साथ कंपेयर करके देखें, तो बेंजीन रिंग में तो सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इक्वली प्रेफर किए जाते हैं स्टार्टिंग में, जब तक कोई ग्रुप ना लगा हो, तो सारे जो है वो इक्वली प्रेफर करे जाते हैं। पर नैप्थलीन में ऐसा नहीं होता, नैप्थलीन में सारे के सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो इक्वली प्रेफरेंस नहीं मिलती उनको। कुछ कार्बन एटम्स हैं वो अलग हैं, जिनको हमने अल्फा से
मतलब स्पेसिफाई करा है, और कुछ कार्बन एटम हमारे पास जो है वो अलग होते हैं जिनको हमने बीटा से स्पेसिफाई करा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ के अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जैसे ये जो फ्यूज्ड, यहाँ जहाँ से ये जो रिंग है वो आपस में जुड़ी हुई है, जो फ्यूज्ड कार्बन है इनकी काउंटिंग हम नहीं करते, ठीक है। और फ्यूज्ड कार्बन से अगर हम नेक्स्ट कार्बन की बात करें, ठीक है, इधर से अगर नेक्स्ट कार्बन की बात करें, या फिर इधर से नेक्स्ट कार्बन की बात करें, या फिर इधर से नेक्स्ट कार्बन की बात करें, या इधर से नेक्स्ट कार्बन की बात करें, तो ये चारों पोजीशन जो होगी वो इक्वली प्रेफर करी जाएगी। इन चारों पोजीशन का इक्वली ही इन्वायरमेंट है ना। देखो यहां से भी अगर आप चलोगे तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इधर से भी आप करोगे तब भी इसको फर्स्ट मिलेगा, इधर से करोगे तब भी फर्स्ट मिलेगा, इधर से करोगे तब भी फर्स्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इधर से स्टार्ट कर देते हो तब आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 1 4 5 और 8, ये जो हमारे पास ये जो चार पोजीशन है हमारे पास, ये चार पोजीशन जो होती हैं वो इक्वली प्रेफर करी जाती हैं, और इनको हमने स्पेसिफाई करा है एज अ अल्फा पोजीशन। और जो हमारे पास 2 3 और 7 और 6 पोजीशन है ये हमारे पास इक्वली प्रेफर करी जाती हैं, और इनको हम बोलते हैं बीटा पोजीशंस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आ जाता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस के होने के कारण ये पोजीशन जो होती हैं वो इक्वली प्रेफर नहीं करी जाती, ठीक है, इसलिए इनके अलग अलग इनको डिजाइनेशन करी हुई है इनकी। जैसे कि अब हम नेमिंग में बात करें तो इन नेमिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ नैप्थलीन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड आइदर बाय नंबर्स। जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, जब आपके पास एक ही ग्रुप लगा होगा, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन करी होगी आपने, जो भी नैप्थलीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होंगे उनको आप जहां तो उनकी जो नेमिंग है जहां तो आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, और जहां तो फिर आप लेटर जो हमने अल्फा और बीटा को स्पेसिफाई करा है उनके साथ भी कर सकते हो, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। बट इन डाई और मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में, जैसे कि जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होंगे उनमें हमने क्या करना है, पोजीशंस मेंशन करनी होती हैं। तो वहां पे हम अल्फा और बीटा जो है वो यूज नहीं कर सकते, वहां पे हमें नंबर्स ही यूज करने पड़ेंगे। वहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप जो होता है वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है हमारे पास। जैसे कि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे हमारे पास नैप्थलीन है और इसकी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, हैलोजन लगा हुआ है हमारे पास ब्रोमीन। तो इसका जो हम नोमेनक्लेचर है वो दो वे से कर सकते हैं, जहां तो हम इसका नाम जो है वो क्या लिख सकते हैं, 1 ब्रोमोनैप्थलीन लिख सकते हैं, या फिर अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, अल्फा पोजीशन है। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो फर्स्ट 4, ठीक है, 1 4, जो फर्स्ट है, फोर्थ है हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास, और एट्थ पोजीशन है हमारे पास। ये कैसी पोजीशन है हमारे पास, इक्वली प्रेफर पोजीशन है, और इनको हमने किसके साथ स्पेसिफाई करा है, एज अ अल्फा पोजीशन के साथ स्पेसिफाई करा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये जो ब्रोमीन ग्रुप है हमारा ये फोर्थ पोजीशन पे लगा होता तो तब भी हमने इसको क्या बोलना है, तब भी हमारे पास ये अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन ही होगा, ठीक है। अगर ये एट्थ पोजीशन पे लगा है तब भी ये अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन ही होगा, और अगर हमारे पास ये फिफ्थ पोजीशन पे लगा है तब भी ये हमारे पास अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन ही होगा, ठीक है। और अगर मान लो जैसे ये फिफ्थ पोजीशन पे लगा है तो हम क्या कर देंगे, तब भी ये क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे ही आ जाएगा, ये है ना, फर्स्ट पोजीशन ही बन जाएगी वो फोर्थ पोजीशन। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर देंगे, जैसे इसको रोटेट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में लगा है तो आप क्या कर दो, इसको रोटेट कर दो, वो फिफ्थ पोजीशन हट के फोर्थ पे आ जाएगी। फिर ये वाली रिंग को ऊपर को रोटेट कर दो तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो जब भी वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा अल्फा पोजीशन पे, जैसे फोर्थ पोजीशन पे, जहां फिर फिफ्थ पोजीशन पे, जहां फिर एट्थ पोजीशन पे लगा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन ही काउंट होगी हमारे पास वो, ठीक है। और वो उसको हमने स्पेसिफाई किसके साथ करा होगा, अल्फा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे अब यहाँ पे टू पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास बीटा पोजीशन होती है, तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, 2 ब्रोमोनैप्थलीन। तो टू पोजीशन, थर्ड पोजीशन, या फिर हमारे पास सिक्स्थ पोजीशन, या फिर हमारे पास सेवंथ पोजीशन, ये भी इक्वली प्रेफर करी जाती हैं, और इनको हमने किसके साथ स्पेसिफाई करा है, बीटा पोजीशन के साथ स्पेसिफाई करा हुआ है। तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, बीटा ब्रोमोनैप्थलीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो OH ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमारे पास, है ना। तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास,
अल्फा नेप्थोल। अल्फा पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास अल्फा नेप्थोल। अगर बीटा पोजीशन के ऊपर लगा है तो बीटा नेप्थोल। ठीक है, इनकी हमने आगे मतलब इनको भी हमने प्रिपेयर करना है। जब हम नेप्थलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहां पे हम नेप्थलीन के डेरिवेटिव्स भी देखेंगे कि कैसे बनती है, अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल। आगे हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हो NO2, ठीक है, तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा नाइट्रोनेप्थलीन। ठीक है, और अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तब इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, अल्फा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। आगे हमारे पास है पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, वहां पे दो या दो से ज्यादा जो पोजीशन होंगी वो ऑक्युपाइड होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे दो जगह नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है फर्स्ट, और ये पोजीशन कौन सी है हमारे पास, ये फर्स्ट है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 फिफ्थ, तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये हमारे पास फिफ्थ पोजीशन है ना। तो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनका नाम हम, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो कैसे करेंगे हम, 1,5 डाइनाइट्रो नेप्थलीन, 1,5 डाइनाइट्रो नेप्थलीन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लगे हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप। ये कौन से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो चार पोजीशन जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्युपाइड है। तो जैसे अब कौन सी ये पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, और ये सिक्स्थ पोजीशन है, और ये सेवंथ। अगर आपने इधर से नंबरिंग करी हुई है, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो ये वाला पैटर्न बनता है हमारे पास 1 4 6 7। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो हमारे पास कौन सा पैटर्न बनेगा, 1 2, तो 2 बनेगा। हमने जो लोएस्ट नंबर होते हैं वो वाले लेने होते हैं। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट्स लेने होते हैं हमने। तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट तो ये आ रहे हैं हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, वहां से ये 1 और 2 नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो हमने, अब देख लो, 2 नंबर वाला लेना है, इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग कि उधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह से नंबरिंग करनी है और हम देखेंगे कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ और सेवंथ पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप आएंगे। तो 4 मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, तो इसका नाम आएगा टेट्रा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा पोजीशन जो होती हैं वो नहीं मेंशन करनी होती। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हम नंबरिंग करते हैं। हमने अल्फा और ये जो अल्फा और बीटा लेटर्स हैं इनको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या लगा है हमारे पास, हैलोजन लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है हमारा। तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा हमारे पास, इसका नाम आएगा, ये क्या लिखा है फर्स्ट, ओ सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा 1 4 डाइक्लोरोनेप्थलीन। क्या नाम आएगा इसका, 1 4 डाइक्लोरोनेप्थलीन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ये हो गए हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की नेमिंग जो है वो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, चाहे आप नंबर देके कर लो, तो चाहे आप अल्फा और बीटा पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई कर दो। पर जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वहां पे आपको नंबरिंग मेंशन करना पड़ेगी, आप अल्फा और बीटा पोजीशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम नैप्थलीन की स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमने जो बेसिकली है वो दो कंसेप्ट डिस्कस करनी है। एक तो हमने करना है रेजोनेंस कंसेप्ट और एक करना है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस कंसेप्ट की बात करते हैं। तो रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नैप्थलीन है हमारे पास, उसकी 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी हमारे पास। फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनानी है, हमारी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएगी। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमने कैसे बनानी है, तो यहाँ पे जो आपके जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो आपने इन बॉन्ड्स को कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। जैसे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। पहले आपने इसमें फर्स्ट वाली रिंग में इस तरह से करा था, अब यहाँ पे आप सेकंड वाली रिंग में यही प्रोसीजर जो है रिपीट कर दो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल पे, ये वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे सिंगल पे, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे सिंगल पे। तो हमारे पास थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। तो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है नैप्थलीन की, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो ये चीज हमें नोट करना पड़ेगी कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से जो फर्स्ट बी स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 2 रिंग है। ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है,
दो रिंग हैं, दो बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ढक दो तो इसको देखोगे तो ये भी पूरी बेंजीन बन रही है हमारे पास। अगर आप इसको ढक दो तो इसको देखो तो ये भी बेंजीन रिंग बन रही है। ये जो सेंटर वाला डबल बॉन्ड है ये हमारा दोनों रिंग का कॉमन बॉन्ड है, तो इसलिए ये दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए और फर्स्ट सी सी। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है फ्राइज रूल। तो फ्राइज रूल क्या बोलता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू विच, फ्राइज रूल बोलता है कि फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू विच द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इज द वन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजोनॉइड रिंग। ठीक है, जो बेंजोनॉइड रिंग होती हैं वो कहता है कि जिसमें बेंजोनॉइड रिंग जो है वो सबसे ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्राइज रूल है वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो भी हमारे पास क्यूनॉइड सिस्टम होता है वो जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजोनॉइड सिस्टम से। ठीक है, तो ये जो इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर बन रही है हमारे पास जिसमें एक रिंग है और दूसरी जो है वो रिंग कंप्लीट मतलब एक तो पूरी बेंजीन रिंग बन रही है हमारे पास, दूसरी बेंजीन रिंग जो अब नहीं बन पा रही है ना, दो रिंग आपस में अटैच है पर यहाँ पे अगर हम इसको ढक दे इसको चेक करें तो ये बेंजीन रिंग नहीं बनती पूरी कंप्लीट, है ना। इसको ढक दो तो इसको ये तो बेंजीन रिंग है, इसको ढक दो तो ये चेक करोगे तो यहाँ पे भी बेंजीन रिंग नहीं बनती पूरी प्रॉपरली। तो ये और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास ये किस तरह का सिस्टम है? हमारे पास क्यूनॉइड सिस्टम है और उसने बोला है कि जो क्यूनॉइड सिस्टम है वो लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। तो स्टेबल कम, अगर लेस स्टेबल होगा तो रिएक्टिव होगा ज्यादा, है ना। तो उसने बोला कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला स्ट्रक्चर होगा जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो बेंजीन रिंग बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जो सेंटर वाली स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आगे हम एविडेंस चेक करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फेवर में कि क्या क्या हमें एविडेंस मिली। तो जब हम एक्सरे स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज क्लियर होती है कि जैसे बेंजीन में जितने भी कार्बन एटम थे वो स्टार्टिंग में उनको सभी को इक्वली प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके उसमें सभी कार्बन एटम्स की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होते, वो सारे के सारे कैसे हैं? सेम है, तो इसलिए उन सभी को इक्वली प्रेफर किया जाता है। अगर हमने जो बेंजीन रिंग है उसमें अगर हम OH ग्रुप जो है वो कहीं भी लगाएं तो उसका नाम जो है वो फिनोल ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। बट नेपथलीन के केस में ऐसा नहीं होता। आपको जो अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे और अगर एट्थ पोजीशन के ऊपर अगर आप लगा रहे हो OH ग्रुप तो अल्फा नेप्थोल बनेगा। और अगर आप टू पोजीशन पे, थ्री पोजीशन पे या फिर सिक्स पोजीशन पे या फिर सेवंथ पोजीशन पे लगाते हो OH ग्रुप तब आपके पास बीटा नेप्थोल बनता था, अभी हमने डिस्कस करा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि आल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो नेपथलीन में वो इक्विवेलेंट नहीं होते। जो यहाँ पे हमारे पास C1 और C2 की बॉन्ड लेंथ होती है वो C2 और C3 की बॉन्ड लेंथ के साथ सेम नहीं होती। ठीक है, C1 और C2 की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास? वो होती है हमारे पास 1.365 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 136.5 पिकोमीटर। ठीक है, जो C1 और C2 की बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? 1.365 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो हमारे पास C2 और C3 की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? वो होती है हमारे पास 1.404 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और आप यहाँ पे ये देखो कि इसकी जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें से देखो कि जो फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें C1 और C2 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी C1 और C2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी C1 और C2 के ऊपर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास C1 और C2 के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब कि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसमें C1 और C2 के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है ना। और उसके बाद तीनों स्ट्रक्चर में से एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें हमारे पास C2 और C3 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे भी सिंगल है C2 और C3 पे, यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है, बस यहाँ पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो किस किस बॉन्ड के ऊपर ज्यादा होगा? C1 और C2 बॉन्ड के ऊपर ज्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर है। तो यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। दिस इंप्लाइज दैट C1 C2 बॉन्ड हैज ग्रेटर डबल बॉन्ड करैक्टर देन C2 C3 बॉन्ड। ठीक है, और ये क्यों कैसे पता चला हमें? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हमें पता चला है। दिस क्वाइट अंडरस्टेबल बिकॉज C2 C3 बॉन्ड इज सिंगल इन यहाँ पे आएगा डबल, C2 और C3 जो बॉन्ड है, ये जो C2 और C3 बॉन्ड है वो सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है। तो बोला C2 C3 बॉन्ड इज सिंगल इन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर में वो क्या है? सिंगल है और एक स्ट्रक्चर में वो क्या है? डबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एविडेंस जो हमारे पास वो है
कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन इज 255 किलो जूल पर मोल, है ना। जो नैप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी है हमारे पास, 255 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक रिंग की कितनी होगी, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। वो कितनी आएगी हमारे पास, 127.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर हम एक बेंजीन रिंग की बात करें कि एक जो बेंजीन रिंग होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, तो वो होती है हमारे पास 151 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो एक बेंजीन रिंग की होती है हमारे पास 151, और वहां पे एक नैप्थलीन की एक रिंग की कितनी आ रही है, 127.5। तो नैप्थलीन जो है वो दो रिंग से बना हुआ है, तो जबकि उसकी जो मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो है, स्टेबलाइजेशन जो है वो बेंजीन रिंग का डबल होना चाहिए था, है ना। पर वहां पे डबल नहीं है ना। तो वो हमें अब फिर सिंगल रिंग की जो हमें मिलती है वो कितनी मिल रही है, हमें 127.5 मिल रही है। इसका इसका डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, 23.5, मतलब इतना डिफरेंस है ना। इतनी एनर्जी जो है वो नैप्थलीन की कम है, नैप्थलीन की एक रिंग की जो है वो कम है बेंजीन की रिंग से। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि जो बेंजीन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है वो ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबल है एज कंपेयर टू नैप्थलीन से। तो नैप्थलीन जो होगा वो थोड़ा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेंजीन से। बेंजीन जो है वो मोर स्टेबल है। अब स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होगा, तो नैप्थलीन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी जो है बेंजीन से ज्यादा आती है, क्योंकि वो क्या है हमारे पास अनस्टेबल है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। दिस मीन्स दैट टू रिंग ऑफ नैप्थलीन शुड बी स्लाइटली लेस स्टेबलाइज्ड, और इन अदर वर्ड्स स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो इसलिए जो नैप्थलीन की दोनों रिंग होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी एज कंपेयर टू बेंजीन से। तो यही चली This is actually so shown by the fact that naphthalene undergo addition reaction relatively more easily than benzene। इस यही कारण है कि जो नैप्थलीन है वो इजीली एडिशन रिएक्शन में चला जाता है एज कंपेयर टू बेंजीन से, ठीक है। थैंक यू।